Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh and I'm a business consultant and investment migration expert based in the USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम लोग इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो यूएस में बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या अपने E2 वीज़ा जो बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा है उसको परस्यू करना चाहते हैं तो हम उनको कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेरी आने वाली बहुत सारी इंक्वायरीज स्पेशली जो पाकिस्तान से हैं उनमें एक कुछ सवाल जो है वो बड़े कॉमन जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि आप हमें सजेस्ट करें कौन सा बिजनेस जो है वो हमें सूट करता है या कौन सा बिजनेस हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है या किस बिजनेस की अभी इस टाइम पे यूएस की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है और पोटेंशियल है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो लो बजट इन्वेस्टमेंट में अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ जो है कौन सा बिजनेस अवेलेबल है। तो आज इस वीडियो में चार चीज़ें मैं जो है वो डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिनमें से सबसे पहले जो है वो है जी बिजनेस सर्च क्राइटेरिया, कि कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पे आप अपना जो यूएस में बिजनेस एस्टैब्लिश करने का जो ख्वाब है उसको पूरा कर सकते हैं। तो उसके कौन से ऐसे सर्च क्राइटेरियाज होने चाहिए जो आप जिनको मद्देनजर रखेंगे अपने बिजनेस सिलेक्शन के टाइम पे। इसके बाद जो दूसरी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है ट्रेडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी, ट्रेडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है? जो स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल ओल्ड फैशन बिजनेसेस जो अवेलेबल हैं मार्केट में, जो ज़्यादा कॉमनली नोन है स्पेशली पाकिस्तान की मार्केट में, उनमें से कौन से बिजनेसेस ऐसे अवेलेबल हैं जो जिनकी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं और जो E2 वीज़ा के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न बिजनेस पोटेंशियल्स। ठीक है, यूएस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हर रोज हर टाइम पे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम अपॉर्चुनिटीज जो है वो इवॉल्व होती हैं, उनमें नई जिद्दत आती है। आज बिजनेस करने के तरीके जो है वो बदल चुके हैं, तो इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेसेस के से हट के जो लेटेस्ट मॉडर्न बिजनेस पोटेंशियल्स अवेलेबल हैं यूएस में, हम इनको जो है वो बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि किस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो मार्केट में आपके लिए अवेलेबल हैं और क्या पोटेंशियल्स अवेलेबल हैं जिनको आप अपने E2 वीज़ा के लिए या यूएस में बिजनेस के लिए आप इनको अवेल कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ इसमें हमारा रोल जो है और या कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगी, हम उस चीज़ के ऊपर जो है वो डिटेल से रोशनी डालेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस सर्च क्राइटेरिया जो है कि बिजनेस के क्या ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे आप अपना एक अच्छा बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश कर लें। ओके, तो बिजनेस सर्च के स्टैंडर्ड रूल्स हैं, स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज हैं। अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं या अगर आप अपना खुद का एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का तयन कीजिए सबसे पहले कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, जो आपको सूट करेगा, आपके जिसमें अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, जिसमें ग्रोथ मौजूद है, प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है। एंड ऑफ द डे पे इट्स नॉट ओनली फॉर द वीजा, सिर्फ पर्पस जो है वो यूएस का वीजा लेना नहीं है, क्योंकि इसमें एक अच्छी हैवी अमाउंट्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ का तयन किया जाए कि आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कौन सी ऐसी हैं जो आपको फ़ायदा देंगी लॉन्ग टर्म पे, और उसके साथ साथ जो वीज़ा है वो उसके साथ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इस सर्च क्राइटेरिया में सबसे पहले जी हम जो आता है वो है आपका इन्वेस्टमेंट बजट। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे नंबर 1 पे है
बहुत सारे मेरे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं जी आप बताएं मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफिशियली यूएस की तरफ से या इमिग्रेशन यूएससीआईएस की तरफ से ऐसी कोई मिनिमम नंबर इन्वेस्टमेंट का मौजूद नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्सटेंशियल होनी चाहिए, आपके बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, आप जैसा बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उस बिजनेस के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो वेरी होनी चाहिए। इस बजाय मैं आपको ये बताऊं या आप हमसे ये सवाल करें कि आप हमें अमाउंट बताएं, तो स्टैंडर्ड ये होता है कि आप अपना पहले बजट जो है वो डिसाइड कर लें, डिफाइन कर लें कि आपका यूएस में बिजनेस एस्टैब्लिश करने का बजट कितना है। आपका बजट कुछ भी अमाउंट हो सकती है, $50,000 हो सकती है, 1 लाख, 2 लाख, $5 लाख, जितना आपने अपना बिजनेस, जिस तरह का बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश करना है, तो वो बजट आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि आपका बजट क्या है। इसके बाद जी सेकंड नंबर पे आ जाता है एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेम इन्वेस्टमेंट बजट की तरह कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो किस चीज का है, या एक्सपीरियंस से मुराद है कि आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो किस चीज की हैं। क्या आप जो है वो एक रिटेल स्टोर के टाइप के बिजनेसेस जो है रिटेल टाइप के बिजनेसेस करना चाह रहे हैं, या आप सर्विस बेस्ड बिजनेसेस करना चाह रहे हैं। आप किस तरह के जो बिजनेस आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस और चॉइसेस में या आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में, अगर आपका जॉब बैकग्राउंड है तो आपने किस तरह की जॉब की है, आपने अगर अकाउंट्स की जॉब की है तो आपको उससे रिलेटेड का बिजनेस, उस नेचर का बिजनेस जो है वो आपको सूट करेगा। या अगर आपने कोई रिटेल बिजनेसेस पहले किए हैं या ट्रेडिंग बिजनेसेस पहले किए हैं, तो आपका उस हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करता जाऊं कि अगेन फॉर E2 वीजा एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, बट दिस इज फॉर योर बिजनेस फ्यूचर। कि अगर आप आपका अपना एक्सपीरियंस या आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस जो हैं वो आपके बिजनेस से मैच नहीं कर रही हैं, तो वीजा तो ऑन द अदर साइड आपको लेट से मिल भी जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उसके अलावा आपको बिजनेस मैनेज करने में फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी अगर आपकी पर्सनालिटी के साथ वो या एक्सपीरियंस के साथ वो मैच नहीं कर रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सपीरियंस और प्रेफरेंसेस को जो है वो कंसिडर कीजिए और उसके हिसाब से वो आपके सर्च क्राइटेरिया की टॉप लिस्ट में होना चाहिए। इसके बाद जी आपका एक तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है जी आपकी टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स। अच्छा, ये इसको बहुत सारे लोग जो है वो इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान मार्केट में और यूएस की मार्केट में बिजनेसेस के जो वर्किंग आवर्स हैं, जो वर्किंग स्टाइल्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। तो टाइम मैनेजमेंट से मेरी क्या मुराद है यहाँ पे कि आप अर्ली जो है वो अर्ली मॉर्निंग वेकअप करते हैं, आप जल्दी उठने वाले बंदे हैं, या आप देर से उठते हैं, आप रात को जो है वो जल्दी सोना पसंद करते हैं, देर से सोने की आपकी रूटीन्स हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, आप होम बेस्ड बिजनेस होम ऑपरेटेड करते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान में जो है वो कल्चर है, या अभी स्पेशली कोविड-19 की वजह से जो है वो कल्चर है रिलैक्स एटमॉस्फेयर में काम करने के आदी हैं, या आप एक टेंस एटमॉस्फेयर में टाइम स्केड्यूल्स कोई बाउंड्रीज के साथ जो है वो काम कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस सिलेक्शन के लिए कि अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस सेलेक्ट कर लिया है जहां पे आपको सुबह 6 बजे बिजनेस अपना जो है वो स्टार्ट करना है और आपकी आदत है कि आप 9 बजे 10 बजे या 11 बजे उठते हैं, तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग पेन कि आपको कल को उस बिजनेस को फ्यूचर में, अगेन इट्स नॉट फॉर वीजा पर्पस, इट्स फॉर द बिजनेस पर्पस, कि वो फ्यूचर में आपके लिए काफी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है, आप उस बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट, आप प्रेफरेंसेस और हैबिट्स जो है आपकी लाइफस्टाइल आपका जो है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है कि आप किस लाइफस्टाइल से जो है वो बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। स्किल्स एंड एक्सपर्टीज आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आप अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को आप खुद जानते हैं, खुद पहचानते हैं, और उनको आइडेंटिफाई भी आप नहीं करना है, और ये आइडेंटिफाई करना आपके बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला कोई इन्वेस्टर है, कोई डॉक्टर है, या जो कोई भी मेडिकल से प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस में या सर्विस में आप इंडल्ज रहे हैं, तो उनके लिए उनको मैं यहाँ पे लेट्स से कोई रिटेल शॉप, कोई ग्रोसरी स्टोर, कोई रेस्टोरेंट, कोई गैस स्टेशन जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज ही मैच नहीं करेंगी, उनका नॉलेज बेस मैच नहीं करेगा, उनकी प्रेफरेंसेस मैच नहीं करेंगी, वो बिजनेस को ऑपरेट करने में उनको दुश्वारी आएगी। तो इसलिए स्किल्स एंड एक्सपर्टीज जो है वो आप अपनी आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले कि आपकी अगर आपका आईटी का बैकग्राउंड है तो आप अकाउंट्स से रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं कर सकते, और इसी तरह अगर अकाउंट्स का बैकग्राउंड है तो आप कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी नहीं खोल सकते E2 वीजा के लिए, बिकॉज अगेन पर्पस सिर्फ वीजा नहीं है, पर्पस हमें बिजनेस को मैनेज भी करना है, एस्टैब्लिश भी करना है, इसको ग्रो भी करना है। तो इसलिए स्किल्स एंड एक्सपर्टीज की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और जो पॉइंट है वो है जी फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। आपका फ्यूचर गोल जो है वो क्या है? क्या आपने ये बिजनेस जो है वो एक टेम्परेरी जो है वो स्टेपिंग स्टोन के तौर पे ले रहे हैं, टेम्परेरी हल ले रहे हैं, जिससे आप सिर्फ अभी आपका पर्पस यूएस में लैंड करना है, वीजा ऑब्टेन करना है, और आपने एक टेम्परेरी एज अ स्टेयर केस जो है वो यूज किया है बिजनेस को, या आपका पर्पस फ्यूचर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसको एक अपना जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ हाउस होल्ड है, आप उसको लेके चलना चाह रहे हैं, ब्रेड विनिंग करना चाह रहे हैं, आप अपने आगे नेक्स्ट जनरेशन को साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं बिजनेस में, या आपने सिर्फ इसको टेम्परेरी किया। तो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव जो है वो इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आपका बिजनेस को लेके फ्यूचर में ग्रोथ का क्या पोटेंशियल आप प्लान करते हैं, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एक शॉप जो है वो अगर आपने परचेज की है, तो क्या आप सिर्फ उसे एक शॉप तक लिमिटेड रखना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को, या आप उसको इंक्रीज करके, आप उसको एक्सटेंड करके उसकी ब्रांचेज, उसकी फ्रेंचाइजेज, उसको जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसी तरह कोई भी दूसरा आपने अगर आज आपने लेट्स से आईटी सर्विसेज का बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, तो आप क्या लोकल एरिया में सिर्फ फोकस करना चाह रहे हैं, या कल को आप उसको नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या इवन इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको लेके जाना चाहते हैं। तो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इसमें। इसके बाद जी लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है जी आपकी वर्किंग हैबिट्स, और आप इनको साथ पैशन के साथ एसोसिएट भी कर सकते हैं कि आपका पैशन क्या है। वर्किंग हैबिट्स से अब हमारी क्या मुराद है कि अगेन जो ये टाइम मैनेजमेंट के साथ उसी का एक पार्ट है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ लिमिटेड है टाइम स्टाइल में, आपकी टाइम मैनेजमेंट में, बट वर्किंग हैबिट्स में क्या आप अपनी स्लीव्स टर्न्स करके खुद से काम करने वाले बंदे हैं, या आप सिर्फ जो सेट कल्चर है पाकिस्तान का, वहाँ उस तरह जो है वो एक अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में आप सिर्फ बैठ के और अपने एम्प्लॉयज को जो है वो काम करवाना चाहते हैं। तो ये एक स्टाइल है वर्किंग का। इस वर्किंग हैबिट्स में और बहुत सारी जो है वो चीज़ें आ जाती हैं कि आप माइक्रो मैनेजमेंट में कितना जाते हैं, मैक्रो मैनेजमेंट में करते हैं आप, आपका स्टाइल क्या है, आप डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉयज के एज अ पर्सनैलिटी हर, और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर बंदे के एक अपना अपना स्टाइल है। आप अपनी अथॉरिटीज डेलीगेट करते हैं, नहीं करते हैं, और अगर वो डेलीगेट करते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस के ऊपर। आप अपने जो मैनेजर, जो एम्प्लॉयज, जो स्टाफ, जो भी आप हायरिंग कर रहे हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस जो है वो कैसे आप बिल्डअप करते हैं, आपकी पीपल मैनेजमेंट कैसी है, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स कैसी हैं। तो ये सारी जो है ये आपकी वर्किंग हैबिट्स के अंदर आ जाता है। तो ये चंद क्राइटेरियाज हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग अगर कर ली जाए इन द बिगिनिंग, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म पे ये फायदा हो जाता है कि एक तो आप अपना एक अच्छा रिसोर्सफुल वैल्यूएबल बिजनेस जो है वो आप उसको एस्टैब्लिश कर पाते हैं, और दूसरा जब आपका बिजनेस इंटरव्यू होता है या जब वीजा की एप्लीकेशन का टाइम आता है, तो तब भी अगर आप अपनी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने बिजनेस को सिलेक्ट किया है, तो उसमें आपको एक बड़ा हेल्प जो है वो मिल जाती है कि आप अपने बिजनेस को जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसके बारे में आपको नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, आपके इन्वेस्टमेंट बजट उसको मैच करता है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले बोला कि वो आपको फ्यूचर में जब आप वीजा लेके इंशाल्लाह जब यहाँ पे आ जाएंगे यूएस में, तो तब आपके फ्यूचर में बिजनेस मैनेज और ऑपरेट करने में आपको बहुत सारा उसकी मदद मिलेगी। तो इनको जरूर ध्यान रखिए कि क्राइटेरिया जो है वो इनको कैसे काउंट इनको कैटर करना है।
ताकि हम इसको लेकिन इसकी बेस के ऊपर अपना बिजनेस डिसीजन जो है वो ले सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, टॉपिक है जो डिस्कशन का, उस पर आ जाते हैं। वो है जी ट्रेडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो ट्रेडिशनली जो कॉमनली नोन है, कॉमनली एक्सेप्टेड हैं, कॉमनली एक्नॉलेज्ड हैं, वो बिजनेसेस कौन से ऐसे बिजनेसेस अवेलेबल हैं मार्केट में जिनमें जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इन ट्रेडिशनल बिजनेस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 4 डिफरेंट कैटेगरीज में। तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है, हम उस पर पहले बात कर लेते हैं, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जो पहली कैटेगरी है वो है रिटेल शॉप्स। अब रिटेल शॉप्स जो है वो एक ब्रॉडर फील्ड है। इसमें किसी भी तरह की शॉप हो सकती है, आप सी स्टोर हो सकता है, आपका ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, आपके 7-Eleven हो सकते हैं, आपकी जो है वो इसके अलावा कंज्यूमर सेलिंग प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप, जैसे एक बाजार होता है पाकिस्तान में, उस बाजार में मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं, कपड़े की दुकान है, प्लम्बिंग का सामान है, हार्डवेयर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टेशनरी है, केमिकल्स है। किसी भी तरह की आप कोई भी अगर शॉप का बिजनेस जो है वो करना चाहते हैं, इसी के अलावा आप अगर शॉप में जो है वो एक रेंट कार की जो है वो कंपनी खोलते हैं, प्रिंट शॉप्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस जैसे होते हैं पाकिस्तान में, मशीनरी वगैरह आप अपनी मशीनें प्रिंटिंग की लगा के अगर आप वो करना चाहते हैं, स्वीट शॉप्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आती हैं रिटेल शॉप के बिजनेस में। तो ये एक पहली कैटेगरी है, ये काफी कॉमनली जो है वो अवेलेबल होती है। इस कैटेगरी में मतलब लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, चूंकि ये नॉन है, एक्सेप्टेड है, लोग कन्वीनियंट हैं इस बिजनेस को करने के लिए। तो ये आपकी रिटेल शॉप्स की जो कैटेगरी है उसमें आ जाते हैं। इसी में जो है वो इसी शॉप एक जो सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड और जो पहचाना जाता है बिजनेस, वो है गैस स्टेशन का। वो गैस स्टेशन इस कैटेगरी में भी फॉल करता है और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी में भी फॉल करता है, लेकिन मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। तो उसमें जो है वो गैस स्टेशन का बिजनेस जो है, सॉरी, गैस स्टेशन जो है वो भी एक रिटेल का बिजनेस है जो कि इसमें आता है। तो ये आपकी जो है वो पहली कैटेगरी है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर। ओके, तो जो दूसरी कैटेगरी जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस की है वो है जी रिटेल सर्विसेज। हमने पहले जो डिस्कस किया वो रिटेल शॉप के बिजनेसेस हैं, और अभी जो दूसरे हम जिस पे जा रहे हैं वो है रिटेल सर्विसेज के बिजनेस पे। अब रिटेल सर्विसेज में जो है वो क्या मुराद है, इसमें आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स मैं इसकी भी आपको दे देता हूँ। ये सारे कैटेगरीज नहीं है, बट उनकी मैं सिर्फ चंद एग्जांपल जो है वो आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे अगर आप ने कोई मैकेनिक शॉप जो है वो आप अगर लेते हैं तो वो एक आपकी रिटेल सर्विस है, ठीक है। आप उसमें शॉप ले रहे हैं और शॉप के अंदर आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह आपने जो है वो कार वॉश का स्टेशन जो है वो अगर आप लेते हैं तो दैट्स अगेन कॉल्ड एज अ रिटेल सर्विस बिजनेस, ठीक है। इसमें मजीद जो है वो हम ऐड कर लेते हैं, आपकी कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप है, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयर शॉप है, ठीक है, शॉप, तो ये भी एक जो है वो रिटेल सर्विस का बिजनेस है। इसके अलावा जो है सैलून्स जो है वो सैलून, स्पास और इस तरह के जो भी आपके जो हेल्थ केयर से रिलेटेड के जो बिजनेसेस हैं वो भी आपके रिटेल सर्विसेज में फॉल करते हैं। रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एंड कॉफी शॉप्स, ठीक है जी। ये आपके जो है वो चंद कैटेगरीज हैं जो कि रिटेल बिजनेस में फॉल कर रहे हैं। तो इनमें आप इनमें से भी अगर किसी का भी आपके पास एक्सपीरियंस और जो है वो नॉलेज मौजूद है, या अगर आपकी एक्सपर्टीज मौजूद है और अगर आप इनमें से किसी को परसू करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। और ये लोग मोस्टली जो है वो प्रेफर करते हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट्स, सैलून्स और इसी तरह जो है ये कॉफी शॉप्स वगैरह हो गए। और शॉप्स में से जो है जैसे गैस स्टेशन है, वो गैस स्टेशन भी इसी कैटेगरी में भी आता है, वो क्योंकि वो भी शॉप भी है, सर्विस भी है, तो वो गैस स्टेशन वगैरह हो गए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी में कर
लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास वो है जी आपका ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस में आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस जो आप पाकिस्तान में ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, आप उस एग्जिस्टिंग बिजनेस को यहाँ पे ला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, या आप किसी जो है वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, आप वही सेम प्रोडक्ट्स को जो है वो यहाँ पे लाना चाहते हैं। इसमें कोई भी आइटम्स हो सकती है, फूड आइटम्स हो सकती है, इसमें मशीनरी हो सकती है, इसमें इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, कमोडिटीज हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप जो है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करके यूएस में लेके आ रहे हैं, या यूएस से कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो आप एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, या बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे भी लेके जा रहे हैं, या आप उनकी यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो आपका इस कैटेगरी के अंदर ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर फॉल कर जाता है। तो ये आपकी होगी 3 कैटेगरीज। अब हम जो है वो इसके चौथा जो बिजनेस मॉडल है यहीं पे कर देते हैं, वो है आपकी फ्रेंचाइज मॉडल। ठीक है जी, ये जितने भी बिजनेसेस हैं सवाई ट्रेडिंग को छोड़ के, रिटेल सर्विस और रिटेल शॉप्स के जो बिजनेसेस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे इन सब की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अवेलेबल है, और ये फ्रेंचाइज मॉडल भी काफी जो है वो कॉमनली पहचाना जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप जो है वो किसी भी चीज की, आप मिसाल के तौर पे 7-Eleven ले रहे हैं, आपको रेस्टोरेंट ले रहे हैं, आपने इवन गैस स्टेशन की फ्रेंचाइज है, सैलून्स हैं, आपने कार वॉश की कोई फ्रेंचाइज ले लेते हैं, ग्रोसरी स्टोर, डेली कैफेज है, आप उनकी फ्रेंचाइज लेते हैं। तो ये एक फ्रेंचाइजिंग मॉडल जो है वो चौथी कैटेगरी में इसके फॉल करता है, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में यूएस में काउंट होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें मॉडर्न जो बिजनेस पोटेंशियल्स हैं यूएस के, उन पे जाने से पहले थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन सारी कैटेगरीज का, चारों कैटेगरी जो हमने डिस्कस की है, और इनके कुछ क्योंकि एक तो ये कॉमनली जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉमनली एक्सेप्टेड हैं, चलते हैं, लोगों को इनके बारे में पता है और इन्हीं के बारे में पता है, ठीक है, लेकिन इनके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं जो कि कॉमनली नोन नहीं है, तो हम थोड़ा सा उनके ऊपर रोशनी डाल लेते हैं और फिर हम जो है वो मॉडर्न बिजनेसेस पे जाते हैं। तो अब हम जो इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस के जो ड्रॉबैक्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ कोर्स वो इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है, चाहे वो ट्रेडिंग एक्सपर्टीज वाला बिजनेस है, चाहे फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, रिटेल शॉप्स है या रिटेल सर्विसेज है, these all businesses are high potential investment models। ठीक है जी, ये हाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब इनमें आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप इन बिजनेसेस को स्क्रैच से, कुछ बिजनेस जैसे गैस स्टेशन आप नहीं स्क्रैच से अपना स्टार्ट कर सकते, लेकिन बाकी बहुत सारे बिजनेसेस आप स्क्रैच से जो है वो खुद से बना सकते हैं, या आप एग्जिस्टिंग परचेज कर लेते हैं बिजनेस, या आप फ्रेंचाइज लेते हैं। तो 3 ऑप्शन है आपके पास। अब एग्जिस्टिंग परचेज करना बिजनेस है तो उसके लिए एक अलग से जो है वो पूरा क्राइटेरिया होता है कि आपने बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे करनी है, बिजनेस को वैलिडेट कैसे करना है कि क्या वो बिजनेस पोटेंशियल वाइज जो है वो वायबल है, और इवन इमिग्रेशन E2 के लिए जो है वो वायबल है या नहीं है, तो उसका एक पूरा जो है वो सेपरेट क्राइटेरिया है सिलेक्शन और बिजनेस इवैल्यूएशन का। बट लेट्स से कि आपने इवन स्टार्ट किया या आपने परचेज किया बिजनेस, दोनों सिचुएशंस में इसका जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो हाई है। हाई से मुराद ये है क्योंकि ये सब बिजनेसेस ऐसे हैं कि हर जगह के हिसाब से अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस की फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, इवन नए की भी जगह के हिसाब से उनकी वैल्यूज जो है वो बदलती हैं। इसके अलावा जगह से मुराद ये है कि आप अगर किसी एक अर्बन एरियाज में जो है वो ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर आप किसी रूरल एरिया में ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, किसी नॉन जैसे टूरिस्ट प्लेस में अगर आप कोई रिटेल शॉप ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिफरेंट है, या जो ज़्यादा लग्जरी प्लेसेस हैं वहाँ पे आप ले रहे हैं, मेन कम्युनिटीज़ में ले रहे हैं तो डिफरेंट है, उनकी प्राइस भी डिफरेंट है, उनकी वैल्यू भी डिफरेंट है, उनका रेंटल भी डिफरेंट है। और इसी तरह जगह के अलावा जो है वो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे जो है वो वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। अच्छा इंपॉर्टेंट, अब इसमें एक पॉइंट ये भी आपने
जरूर कंसीडर करना है कि हमने हर बिजनेस इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस बट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस इमिग्रेशन के लिए या E2 के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं उनमें उसके जो टैक्स रिकॉर्ड्स हैं, उनमें उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल हिस्ट्री है, प्रॉफिटेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, वो सब आपने काउंट करने हैं। तो जब हम किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को, एक नेचुरल सी बात है, किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को हम अगर उस मयार पे पूरा तोलते हैं और उस पर पूरा मैयर करते हैं कि उसमें प्रॉफिट भी बन रहा हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक हो, उसके टैक्स रिकॉर्ड्स भी ठीक हो, उसका फ्यूचर इनकम पोटेंशियल भी अच्छा हो, तो वो डेफिनेटली उसमें गुडविल अटैच होगी, उसमें उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगी, वो एक एक्सपेंसिव बिजनेस मॉडल में चले जाते हैं। तो ये बिजनेसेस जो है, ये आप जब भी आप इस तरह के किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कॉमनली जो रिकमेंडेड है वो यही होता है कि आप इनको एटलीस्ट 100,000 से जो है वो स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड एक अच्छा परफॉर्मिंग बिजनेस जिस पे आप डिपेंड कर सके फ्यूचर में, वो आपको आराम से जो है वो $1.5 से $2 लाख तक की रेंज में ले जाता है। तो अगर आप इनमें से किसी तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास ये आपका इन्वेस्टमेंट बजट, एक रफ सा ब्रैकेट जो है वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इतनी ब्रैकेट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला इसका जो ड्रॉबैक है वो तो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मॉडल हाई है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड ड्रॉ है वो ये है कि इसके ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं इन सब बिजनेसेस के वो बड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये सब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे रिटेल बिजनेस के मॉडल हैं। तो रिटेल में कस्टमर जो है वो आपके पास वॉक इन आता है, और वो कस्टमर आपके पास वॉक इन तभी आता है जब आपने बिजनेस किसी की लोकेशन जो है वो एक अच्छी जगह पे ली हुई है। जब लोकेशन अच्छी जगह पे ली हुई है तो उसका रेंट जो है वो उतना ही ज्यादा है। फिर उसके बाद आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, वो आपकी इनकम हो रही है नहीं हो रही है, कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके यूटिलिटी बिल्स जो है वो आ रहे हैं, आपने जो स्टाफ हायर किया हुआ है उस स्टाफ की सैलरी जो है वो आपको पड़ रही है। तो ये सारे जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं इनको ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इन सब बिजनेसेस के ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है। जो जब ओवरहेड एक्सपेंसेस ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डाउन हो जाता है। इसके बाद एक और जो इसका ड्रॉबैक है आज की कैटेगरी, आज के वक्त में स्पेशली, वो है आपकी जियोग्राफिकल लिमिटेशन। जियोग्राफिकल लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि आपने अपनी किसी जिस भी एक विसिनिटी में, जिस भी एक कम्युनिटी में या जिस एक एरिया में अपनी शॉप आपने ओपन की है, रिटेल बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, आप दानिस्ता या गैर दानिस्ता, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप जियोग्राफिकली लिमिटेड हैं कि आप उस बिजनेस को वहां से उठा के दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते, और आपका इवन क्लाइंटल जो है वो लिमिटेड हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है उस जियोग्राफी में। ऑफ कोर्स उससे बाहर मतलब विजिटिंग कस्टमर जो है वो भी होते हैं, बट जो मेन आपका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो आपका जियोग्राफिकली एक लिमिटेड सर्कल है कस्टमर्स का जो आपके पास होता है। अगर आपने अपनी इसकी ब्रांच बनानी है या फ्रेंचाइज करनी है या आपने किसी दूसरी लोकेशन को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अगेन आपको सारी इन्वेस्टमेंट मॉडल और पूरा प्रोसेस जो है वो आपको दोबारा से गो थ्रू करना पड़ता है। तो ये एक आपके पास जो जियोग्राफिकल लिमिटेशन है, ये एक इसकी बहुत जो है वो वैल्यू है, इसके मतलब ये एक इनका ड्रॉबैक है जो इसमें काउंट करता है। और लास्ट जो है वो ओल्ड फैशन बिजनेस है। ठीक है, दिस इज ओल्ड फैशन बिजनेसेस, ओल्ड स्टाइल बिजनेसेस, ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस आप कह सकते हैं इनको। ये वो बिजनेसेस हैं जो जमानों से चलते आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इन रिटेल्स के चूंकि टेक्नोलॉजी इतना टेक ओवर कर गई है, तो इस वजह से इन बिजनेसेस के पोटेंशियल किसी न किसी हद तक लिमिट हो जाएंगे एज कंपेयर टू कि जब या तो आप उस कंपटीशन के अंदर आप जो है वो बैठे रहे और उसमें जो है वो आप compete करते रहे, और उसके साथ साथ आप अपना जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करें कम्पिटिटिव मार्केट में। अदरवाइज आपको जो ओल्ड फैशन स्टाइल है वो ये बिजनेस को आपको एलिमिनेट कर देगा इन द कमिंग फ्यूचर। तो इसके साथ जो मजीद है, लास्ट पॉइंट इसको बोल रहे थे, पहले मिस हो गया, वो है आपका कंपटीशन, एग्जिस्टिंग कंपटीशन। चूंकि ये एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं, बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में मौजूद है,
तो आपका कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है इन बिजनेसेस में एज कंपेयर टू किसी नए फैशन जो बिजनेसेस हैं या जो टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक स्टार्टअप्स हैं उनसे उनकी मुनासबत से। तो इसमें आपका जो कॉम्पिटिटिव जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि जैसे अगर आप कोई भी आपके पास आपने एक रेस्टोरेंट खोला है तो आपको अपनी हर गली की नुक्कड़ पे एक रेस्टोरेंट मिलेगा, तो आपका कंपटीशन जो है वो उसी तरह इंक्रीज हो गया। गैस स्टेशन अगर आप लेते हो तो गैस स्टेशन भी जो है वो एक, या आप यूएस की मार्केट में फॉर एग्जांपल एक सिग्नल पे आपको 4 गैस स्टेशन मिलते हैं चारों साइड्स ऑफ द रोड पे। तो वो आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो ये सारे ओवरऑल जो ड्रॉबैक्स हैं इनको कंसिडर करके और अपनी जो इनिशियल जो हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था आप उनको भी अपने जो है वो कंपैरिजन में रखें और फिर इनकी बेस पे आप एक अपना जो है वो डिसीजन लेने की पोजीशन में आ जाएंगे कि आपको किस तरह का बिजनेस जो है वो करना चाहिए और क्या बिजनेस आपको परचेज करना है। अब जबकि हम जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, उनका इन्वेस्टमेंट बजट, उनका पोटेंशियल, उनका ग्रोथ पोटेंशियल, उनके ड्रॉबैक्स, उनके फीचर्स सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं जो हमारी लास्ट कैटेगरी थी वो है मॉडर्न बिजनेस पोटेंशियल्स। मॉडर्न बिजनेस पोटेंशियल से मेरी यहाँ पे क्या मुराद है, चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, दुनिया जो है वो इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी जो है वो टेक प्लेस कर रही है, रिप्लेस कर रही है एग्जिस्टिंग किसी भी चीज़ को, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को। तो व्हाई डोंट वी टेक एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग आज एक ऐसा इस अपॉर्चुनिटी से हम लोग क्यों ना फायदा उठाएं कि जब हमने एक नई कंट्री में, नई जगह पे, और वो भी वो कंट्री जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का हब है, जो टेक्नोलॉजी की बेस है, वहाँ पे अगर हमने जाना है और जो लेटेस्ट मॉडर्न स्टाइल्स ऑफ बिजनेसेस हैं जो यहाँ से इवॉल्व होते हैं और फिर बाकी पूरी दुनिया में स्प्रेड होते हैं, तो हम अगर वहाँ पे किसी नई कंट्री में, नई जगह पे, यूएस की मार्केट में फॉर एग्जाम्पल स्पेशली जो है वो अगर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और एक नया कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम एक मॉडर्न बिजनेस को क्यों ना जो है वो अडॉप्ट करें। अब मॉडर्न बिजनेस स्टाइल्स जो है, जो पोटेंशियल है, उससे हमारी क्या मुराद है, उसमें बेसिकली तीन चीजें, दो तीन तरह की डिफरेंट इकोनॉमीज हैं। सबसे पहले जो है वो आती है ऑन डिमांड सर्विस सप्लाई जो है, ये एक मॉडर्न स्टाइल ऑफ बिजनेसेस है, ठीक है। ऑन डिमांड सर्विस बिजनेस, ऑन डिमांड सर्विस बिजनेस से क्या मुराद है कि आपने जैसे सैलून था, आपका मैकेनिक शॉप थी, आपका कार वॉश स्टेशन था, आपके जो भी ऐसी सर्विसेज थी, आपने इवन ग्रोसरी जो है वो आप उनको ऑन डिमांड में कन्वर्ट कर देते हो। जब कस्टमर को डिमांड होगी वो आपके बिजनेस को अप्रोच करेगा और आप उसको जो है वो सर्विस सप्लाई करोगे ऑन डिमांड, उसकी लोकेशन पे जाके कन्वीनियंस के साथ, ठीक है। ऊबर जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑन डिमांड है, अगर आपको रेंट कार चाहिए या आपको टैक्सी चाहिए, आप ऊबर पे जो है वो ऐप पे जाते हो और उस पे जो है वो आप अपनी कार ऑर्डर करते हो और कार आपके पास डिलीवर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जो फूड डिलीवरी एप्स हैं वो सब जो है वो ऑन डिमांड इकोनॉमी में है। इसके साथ ही जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है गिग इकोनॉमी, और तीसरी जो है वो है शेयरिंग इकोनॉमी। ये तीनों आपस में समहाउ और अदर कोरिलेटेड है, इनका स्टाइल ऑफ बिजनेस जो है वो कोरिलेटेड है। गिग इकोनॉमी से क्या मुराद है कि अगर आपको मैकेनिक चाहिए तो मैकेनिक आपको गाड़ी देके मैकेनिक की शॉप पे नहीं जाना, आप एक गिग लॉन्च करते हो, आप एक जो है वो ऑनलाइन गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो और अवेलेबल हैं आपको बहुत सारे कंपनीज और फ्रीलांसर्स और सारे लोग जो आपकी गिग्स जो है वो यानी जो आपकी जो जॉब है, जो आपकी डिमांड है उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपकी प्लेस पे आके आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसकी भी बहुत सारी मिसालें जो है वो मौजूद है, जैसे ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फाइवर है, फ्रीलांसर्स है, इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो गिग इकोनॉमी के ऊपर काम करती हैं। और तीसरी जो है वो है शेयरिंग इकोनॉमी। शेयरिंग इकोनॉमी में भी ये भी इनसे समहाउ कोरिलेट करती है। उसमें एक बंदे के जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं वो दूसरा बंदा परचेज करने की बजाय इंडिविजुअल और कंपनी उसको रेंट पे करते हैं या उसको हायर करते हैं। अब इससे मुराद ये है ऊबर अगेन एक जो है वो शेयरिंग इकोनॉमी की एग्जांपल है कि मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे एक बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसके पास गाड़ी है और वो अपनी गाड़ी की सर्विस जो है वो
ड्राइविंग और गाड़ी और टैक्सी की सर्विस जो है वो पेश कर रहा है, और दूसरा बंदा जिसको वो सर्विस चाहिए, तो मैं उनको एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ कि वो अपनी सर्विसेज वो सेल कर रहा है, वो परचेज कर रहा है, और मैं उनको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, वो अपनी जो बिजनेस है, जो ट्रांजैक्शन है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो मॉडर्न स्टाइल्स ऑफ बिजनेसेस हैं वो ये हैं। अब इनसे मुराद आप बिल्कुल इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये कोई टेक्नोलॉजी सेटअप है, या मैं कोई ऊबर बनाने के बारे में आपको बात कर रहा हूँ कि आप ऊबर बनाएं और ऊबर की बेस उस पर आप E2 वीज़ा प्रोसेस करें। ये सिर्फ एक ओवरऑल कैटेगरीज हैं। इसमें इन कैटेगरीज से आगे जो है वो एग्जैक्टली हमें पूरा इनको फॉलो नहीं करना, बट एटलीस्ट हम इनको अपना जो बिजनेस मॉडल है वो इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, इस रोड के ऊपर हो सकता है कि जो आज हम एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट करें एज अ स्टार्टअप कंपनी, जो कल को इनमें से किसी भी एक बिग जॉइंट जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो है वो फॉल करे और हम उसको अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारी प्रैक्टिस में चूंकि मेरी फर्म का नाम भी स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो है, तो हम लोग ज्यादा फोकस जो है मेन फोकस जो है वो स्टार्टअप कंपनीज में करते हैं। अब स्टार्टअप कंपनी से क्या मुराद है, उसमें हमने कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे दो तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी बेस पे हमने जो है वो आइडेंटिफाई किए अपॉर्चुनिटीज को। एक तो बिजनेस पोटेंशियल है जो यूएस की लोकल मार्केट में जो हमें नजर आया कि यहाँ पे इस वक्त जो है वो जिन चीज़ों की डिमांड है, जिनका फ्यूचर है, और दूसरी जो है वो इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या E2 पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आपके E2 की सारी जो 7 कैटेगरीज हैं, 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको जो है वो मीट करते हो। तो ऐसे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और फिर उसके साथ साथ पैरेलली हमें जो इन्वेस्टर्स और आपके जो रिजर्वेशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की जो कुछ खास बिजनेसेस हैं कि अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें यह है कि आपको इमिग्रेशन और बिजनेस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं। अब उन अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्राइटेरियाज बता देता हूं जो या सिलेक्शन जो हमारा जो स्कोर है वो बता देते हैं कि वो हम उस पर कैसे हमने जो है वो अपॉर्चुनिटीज को या बिजनेसेस को बेसिकली हमने आइडेंटिफाई कैसे किया। ठीक है, तो बिजनेस आइडेंटिफिकेशन है। इसमें जो है वो हम पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। अब जो बिजनेसेस अवेलेबल है उन पे बात कर लेते हैं, उनके क्राइटेरियाज को, ताकि आप बाद में उनको मैच कर सकेंगे तो कन्वीनियंट हो जाएगा। तो बिजनेस जो आइडेंटिफिकेशन है उनमें हमने जो बिजनेसेस इस वक्त जो सबसे डिमांड में देखे हैं, सॉरी, वो है जी, पहले हमने बात की थी रिटेल सर्विस में कार वॉश स्टेशन की। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार वॉश मोबाइल सर्विसेज की, कि वो ज़माना चला गया कि जब मैंने गाड़ी वॉश करवानी है या डिटेलिंग करवानी है, सर्विस करवानी है, तो मैं गाड़ी निकालूँ और मैं सर्विस स्टेशन पे जाऊँ। अब मैं सिंपल एक वेबसाइट पे जाऊँगा या मोबाइल ऐप पे जाऊँगा, गूगल पे जाऊँगा, कंपनी सर्च करूँगा और उस कंपनी को अपनी लोकेशन और अपनी डिमांड जो है वो प्रेजेंट करूँगा, और वो कंपनी मुझे जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो उनका जो बंदा है जो जिसने क्लीनिंग और डिटेलिंग करनी है, वो मेरे ऑफिस में या मेरे घर पे आके मुझे जो है वो कार वॉश सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये एक सर्विस ऐसी है जो हमने जो इसको आइडेंटिफाई किया। इसके साथ जो दूसरी एक मेजर सर्विस है वो है जी होम केयर सर्विस। होम केयर सर्विस से क्या मुराद है कि इसमें जो एल्डरली पीपल हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, वो एक ज़मानों से जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है यूएस में ख़ास तौर पे कि लोग जब ओल्ड एज हो जाते हैं तो उनको ओल्ड एज हाउसेस में जो है वो छोड़ आते हैं, चूँकि जो यंग उनके बच्चे हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास टाइम नहीं है उनकी केयर टेकिंग करने के लिए। आज उसका स्टाइल बदल चुका है, आज उसका होम केयर सर्विस जो है वो इस बिजनेस ने उसकी जगह ले ली है, ओल्ड केयर हाउसेस की। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लोग जिनको ज़रूरत है केयरिंग की, चाहे वो बीमार हैं, किसी सर्जरी में, ऑपरेशंस में, किसी ट्रीटमेंट में, या सिकनेस इलनेस में मुब्तला है, या एजिड होने की वजह से
जो है वो एक अपने आप का ध्यान नहीं रख सकते, तो वो लोग अपने घर पे रहते हैं। मैं जो है वो आप कंपनी को कॉल करते हैं, कंपनी अपने केयर गिवर्स, नर्सिस होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं, उसमें जो है वो होम केयर रेडीज होते हैं, वो आप जो है वो ऑन डिमांड उनके घर पे जाके उनको केयरिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ होम केयर सर्विसेज। अच्छा बिजनेस है, स्पेशली कोविड-19 में लोग जो है वो खासतौर पे एजेड लोगों को इवन सीडीसी की तरफ से जो है गवर्नमेंट की तरफ से, मेडिकल की तरफ से अलाउ नहीं है ज़्यादा बाहर निकलना अननेसेसरी, तो दे वांट टू स्टे एट होम, और वो उनको आप अपने जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, केयर गिवर्स जो है वो आप उनको घर पे भेजें और उनकी आप सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। इसके बाद जी मेड सर्विसेज है या क्लीनिंग सर्विसेज है, ये बहुत रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल जो है वो दोनों में आते हैं। ठीक है जी, बहुत एक्सट्रीमली इस वक्त स्पेशली अगेन कोविड-19 की वजह से और उसके अलावा भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल बिजनेस है। इसमें मेड सर्विसेज हैं, नैनीज हैं, बेबी सिटर्स हैं, बच्चों की केयर टेकिंग है, केयर गिवर हैं, और आपकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल क्लीनिंग सर्विसेज हैं, बिल्डिंग्स की, ऑफिस की। और इसी में जो है वो अब नई चीज़ जो आप साथ स्पेशली कोविड के बाद ऐड होती जा रही है वो है सैनिटाइजेशन। कि आप जो है वो सैनिटाइजेशन सर्विसेज जो है वो क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन दोनों जो है, स्टेरिलाइजेशन और सैनिटाइजेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं। बेसिकली ये सारे हमारे जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं ये सब सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, और ये जो है वो इनकी आज की डेट में मार्केट में डिमांड मौजूद है। इसके अलावा अगर जो कुछ एक दो और बिजनेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इरैंड रनिंग सर्विसेज है, इरैंड रनिंग है, इसको आप कोरियर कंपनी भी बोल सकते हैं। ये बिजनेस पाकिस्तानी मार्केट में खासतौर पे ज़्यादा कॉमनली नहीं पहचाना जाता। यहाँ के यूएस की मार्केट में इरैंड सर्विसेज से क्या मुराद है, इट्स बेसिकली अ लोकल कोरियर सर्विस। कि मैं अगर अपने ऑफिस में, मेरा क्लाइंट एक जो है वो किसी दूसरी डिस्टेंस पे रहता है, जो यहाँ से मुझे आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट की ड्राइव पे जाना है, तो मैंने उसको अगर अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट भेजने हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कोई चीज़ पिकअप करनी है, तो मैं एक जो है वो कोरियर कंपनी को कॉल करूंगा और कोरियर कंपनी को बोलूंगा कि आके ये डॉक्यूमेंट्स उसको डिलीवर कर दे। इसी तरह की ये प्राइवेट लेवल पे भी होता है कि अगर आप जो है वो आपका जो फैमिली है, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हो, आपकी फैमिली घर पे, आपको चीज़ भूल आए, उनको बाजार से ग्रोसरी करनी है, शॉपिंग करनी है, तो आप जो है वो इरैंड कंपनी जो है उनको हायर करते हो, वो जाके आपकी बिहाफ पे ग्रोसरी करके आपको डिलीवर करते हैं घर पे। तो इट्स बेसिकली ऑन डिमांड डिलीवरी, मोर लाइक एन ऊबर, जैसे ऊबर का मॉडल है उसी तरह का एक मॉडल है, लेकिन आप इसको इरैंड सर्विसेज बिजनेस जो है ये आप इसको एस्टैब्लिश कर सकते हो। इसके बाद जो फूड लवर्स हैं, जो रेस्टोरेंट से का एक्सपीरियंस है या रेस्टोरेंट के शायकीन है, उनके लिए जो है वो एक हमारा जो सिलेक्टेड क्राइटेरिया है या जो सिलेक्टेड बिजनेस है वो है जी कैटरिंग सर्विस। अब अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो तो रेस्टोरेंट एक आपने सिर्फ उस एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए आपने ओपन किया है, वो रेस्टोरेंट आपके लिए एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक कैटरिंग सर्विस खोलते हो, ऑफ कोर्स हम लोग इसको सिर्फ हलाल कैटरिंग जो है उसी को फोकस करते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो एक कैटरिंग सर्विस अगर आप खोलते हैं तो इसमें जो है वो मील सब्सक्रिप्शंस हैं, मील ऑप्शंस हैं, लंच बॉक्सेस हैं, इसके अलावा जो है वो कैटरिंग है, फंक्शंस हैं, शादी, बर्थडे सेलिब्रेशंस, ऑफिस कॉर्पोरेट पार्टीज, अवार्ड शोज, उन सब की आप जो है वो कैटरिंग सर्विसेज के जो है वो बिजनेस वो आप कर सकते हो। तो ये चंद ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको हम मॉडर्न बिजनेस के नाम से जो है वो करते हैं, और ये सब स्टार्टअप कंपनीज हैं। इनमें से किसी भी कंपनी को आप ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग बिजनेस भी परचेज कर सकते हो, बट एग्जिस्टिंग बिजनेस में कहीं जाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है वो उसमें जो है वो आ जाएगा उसकी लिमिटेशन, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस शुड बी प्रॉफिटेबल एंड इफ इट इज अ प्रॉफिटेबल वन देन द अमाउंट विल बी हायर। तो ये सब जो है वो बिजनेसेस एक आपके लो बजट इन्वेस्टमेंट विद हाई पोटेंशियल्स, जो कि कॉमन सवाल किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट कम हो और पोटेंशियल अच्छा हो, मार्जिन अच्छी हो, तो ये वो बिजनेसेस हैं जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। अब जबकि हमने ये सारे जो मॉडर्न बिजनेसेस को हमने डिस्कस कर लिया, उनका एक ओवरव्यू जो है वो भी हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ कि ऐसे ये बिजनेसेस हमने सिलेक्ट किन क्राइटेरियाज की बेस पे किए हैं, ताकि आपको वो भी समझने में आसानी हो जाए कि इन बिजनेस के पीछे की जो साइंस है
इनको शॉर्टलिस्ट करने की और इनको सिलेक्ट करने की, वो उसमें क्या कौन से ऐसे जो है वो पॉइंट्स हैं जो जिन्होंने हमें हेल्प किया। तो हम इनके जो बिजनेस पोटेंशियल है उसको डिटरमिन करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट था, जो क्राइटेरिया है, वो है जी लो इन्वेस्टमेंट बजट। ठीक है, तो लो इन्वेस्टमेंट से मुराद है क्योंकि ये स्टार्टअप्स है इनमें, और ये सर्विस बेस्ड है। तो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, इनमें कोई इक्विपमेंट्स नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, स्पेशली एक्सेप्ट जो है वो कैटरिंग सर्विसेज हो गया या कार वॉश में आपको गाड़ी वगैरह लेनी पड़ती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे बहुत हैवी इक्विपमेंट्स नहीं है। एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है तो इसमें जो है वो आपको लॉयल्टीज नहीं देनी है, फ्रेंचाइज नहीं है तो लॉयल्टीज नहीं देनी है, एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है तो आपको गुडविल नहीं देनी है। तो ये सब उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सब लो इन्वेस्टमेंट बजट्स हैं। हम लोग ऑन स्टैंडर्ड जो है वो ये सारे बिजनेसेस जो है वो बिटवीन $50,000 to $60,000 की इन्वेस्टमेंट से हम लोग जो है वो इनमें से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कैटरिंग सर्विस। कैटरिंग के लिए जो है वो अगेन फिर थोड़ा क्योंकि उसमें किचन इक्विपमेंट रेडी करने पड़ते हैं, तो उसके अलावा बाकी कोई भी बिजनेस जो है वो इस रेंज में अप्रोक्सीमेटली प्लस एंड माइनस में 50-60,000 की रेंज में आपका ये बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा जो इसका बेनिफिट है या सिलेक्शन पॉइंट है वो है जी रिपीट कस्टमर। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं, सर्विसेज हैं, डे टू डे है, लाइफस्टाइल सर्विसेज हैं। इसलिए ये ऐसी नहीं है कि आपने एक दफा, जैसे मोबाइल अगर आपने लिया तो एक दफा ले लिया, अब आपको दोबारा मोबाइल अगले शायद 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद चाहिए होगा, या कुछ लोगों को उससे भी ज्यादा। रिपीट कस्टमर्स है, डे टू डे की रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको क्लीनिंग है तो डे टू डे में चाहिए, आपको केयरिंग है तो केयरिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको डे टू डे में चाहिए, आपको इसके अलावा कार वॉश है तो वो आपको वो भी रेगुलरली चाहिए, वीकली चाहिए। कुछ लोग वीक में 3 दफा करवाएंगे, कुछ तो 10 दिन में 1 दफा कर, बट रिपीट कस्टमर जो है वो आपका जो है वो बनता है। तो रिपीट कस्टमर की वजह से ये एक हमारे टॉप क्राइटेरियाज में आता है। दूसरी जो इसकी तीसरी नंबर की जो एक बेनिफिट है वो है जी रिपीट फ्रीक्वेंसी। रिपीट कस्टमर तो है बट रिपीट फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी स्पीड से उस कस्टमर को आपका एक कस्टमर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि अगेन जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सब क्योंकि सर्विसेज है और लाइफस्टाइल सर्विसेज हैं, डे टू डे की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इनमें रिपीट फ्रीक्वेंसीज जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू किसी दूसरे बिजनेस के। मिसाल अगर मैंने मोबाइल रिपेयर की शॉप है फॉर एग्जांपल, तो मैंने मोबाइल रिपेयर एक दफ़ा करवा लिया, या सैलून है तो मैंने कटिंग एक दफ़ा करवा ली, तो अगले शायद 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन मुझे ज़रूरत नहीं है जाने की। लेकिन ये एक ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे आपको चाहिए। तो रिपीट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इसमें प्ले करता है। इसके बाद है जी रिकरिंग रेवेन्यू। चूंकि कस्टमर रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी फास्ट है, तो मेरे पास रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है। रिकरिंग रेवेन्यू से क्या मुराद है कि जितनी दफ़ा वो कस्टमर मेरी सर्विस लेगा उतनी दफ़ा मुझे उसका यानी जो रेवेन्यू है वो एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू जो है वो मुझे उससे जनरेट हो रहा है। ठीक है, यानी ये आफ्टर सेल सर्विस नहीं है कि अगर आपने एक लैपटॉप ले लिया या अगर आपने गाड़ी परचेज कर ली है, कार शोरूम परचेज कर ली है, कार शोरूम से कार परचेज की है, तो उसके बाद अब आप उसकी आफ्टर सेल सर्विस में फ्री की सर्विसेज में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितनी दफ़ा आप मुझे कॉल करेंगे उतनी दफ़ा आप मुझे पे करेंगे। तो ये एक इसकी जो है वो रिकरिंग रेवेन्यू है। इसके बाद एक और जो है इसका पॉइंट वो है जी सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं। ये सारे सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप मॉडल्स हैं बेसिकली। इनमें मैं इन सब सर्विसेज को सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप सर्विस बेस पे जो है वो सेल करता हूं और सेल कर सकता हूं, जिसका मतलब ये हो गया कि मैंने सब्सक्रिप्शंस बना दी, मेंबरशिप्स बना दी, प्री पेमेंट जो है वो मॉडल आ गया, या मैंने कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स दे दिए, उसकी बेस पे उनके जो है वो पॉइंट्स गैदर हो रहे हैं, वो शॉपिंग करते जा रहे हैं, रिवॉर्ड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। या प्रीपेड है तो मैंने कुछ पैकेज डिस्काउंट्स जो है वो ऐसे बनाए कि जिसकी बेस पे उनको सब्सक्रिप्शंस पे डाल दिया, तो वो मेरे से रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे, डेली, वीकली या मंथली की फ्रीक्वेंसी पे मेरे साथ जो है वो
एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आ जाएंगे, इसका मुझे बेनिफिट क्या होगा कि एक कंफर्म श्योर शॉट रेवेन्यू प्रोजेक्शंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली होने वाले टाइम पे, जब आप बिजनेस स्टार्ट किया 4 महीने 6 महीने 1 साल के बाद, आपके पास एक श्योर शॉट रेवेन्यू जो है पर मंथ पर डे पर वीक का जो है वो अवेलेबल होगा, बिकॉज आपको पता है कि आपने कितनी सब्सक्रिप्शन जो है वो बेची हैं या कितनी मेंबरशिप जो है वो आपके पास ऑलरेडी एक्टिव हैं जो चल रही हैं, तो आपके पास उनका रेवेन्यू जो है वो अवेलेबल है। तो ये एक जो है वो इसका एक जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा प्रॉफिट मार्जिनलिटी। ठीक है, चूंकि सर्विसेज बेस्ड है तो वो जो हमारा सर्विस जो ट्रेडिशनल बिजनेस का एक डिसएडवांटेज था कि ओवरहेड्स ज्यादा है, इन बिजनेसेस के ओवरहेड्स कम है। आपने एक ऑफिस चाहिए इन सब सर्विसेज के लिए, आपको सिर्फ एक ऑफिस चाहिए, वो ऑफिस किसी भी लोकेलिटी में हो सकता है, कस्टमर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस लोकेलिटी में बैठे हो। आपने एक अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है और उस वेबसाइट की आपने जो है वो मार्केटिंग और गूगल जो उसकी रैंकिंग है वो आप इतनी अच्छी करेंगे कि वो आपका जिस एरिया में चाहेंगे उस एरिया में जो है वो इंक्रीज हो, वो आपका पॉपअप हो जाएगा, और उसकी बेस पे आपकी जो ओवरऑल ओवरहेड्स कम है तो आपका मार्जिनलिटी जो है वो ज्यादा है। और अदर देन द ओवरहेड्स आल्सो, चूंकि ये सर्विस बेस है तो सर्विस बेस में रिटेल बिजनेसेस के कंपैरिजन में प्रॉफिट मार्जिन वैसे भी ज्यादा है, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इसमें दूसरे बिजनेसेस से कम है। तो ये आपकी जो दो मेन जो क्वेश्चन होते हैं कि लो बजट इन्वेस्टमेंट और हायर प्रॉफिट, तो ये दोनों जो है वो क्राइटेरियाज को मीट करता है कि लो बजट भी है, 50-60 में आपको कोई ट्रेडिशनल जो है रिटेल वाला बिजनेस नहीं मिलता, मिलेगा भी तो वो इमिग्रेशन को क्वालिफाई नहीं करेगा, और इतने प्रॉफिट मार्जिन उनमें से किसी बिजनेस में नहीं होंगे जितने जो है वो इन बिजनेसेस में। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट वो है स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी से क्या मुराद है कि ये बिजनेस आपके हाथ में है, आपको बिजनेस की ऑडियंस रेंज इंक्रीज करने के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोबारा से नहीं करनी। आप एक एरिया में एक सिटी में बैठे हैं, आप इसको दूसरी स्टेट में चालू कर लें, दूसरी सिटी में स्टार्ट कर लें, आपने सिर्फ एक अपनी ऑनलाइन जो है वो प्रेजेंस वहां पे प्रेजेंट करनी है, और जो आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव स्टाफ है आपने उसकी वहां पे हायरिंग करनी है। वो आपके जो है वो स्टाफ डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है आपकी सर्विस से, जितनी सर्विस आएगी, जितने आवर की सर्विस आप रेवेन्यू जनरेट करोगे उतना आपका स्टाफ जो है वो उसको आप पे करोगे। तो उस वजह से इसकी स्केलेबिलिटी में कोई इश्यू नहीं आता, क्योंकि स्केलेबिलिटी में सिर्फ आपने अपनी एरिया अपनी लोकेलिटी को सक्सेसफुल करने के बाद सिर्फ आपने एक्सपैंड करने का प्लान करना है, और आपकी एक्सपेंशन जो है वो विद नो हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स जो एक बेयर मिनिमम अमाउंट होगी आप उसके साथ जो है वो आप इसकी स्केलेबिलिटी में जा सकते हैं। आप अपनी ज्योग्राफिकल स्केलेबिलिटी भी कर सकते हैं, और ज्योग्राफिकल स्केलेबिलिटी के अलावा आप अपनी सेम लिमिटेशंस में एड ऑन सर्विसेज प्रोवाइड करके स्केलेबिलिटी भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है। तो ये चंद क्राइटेरिया हैं जिनकी बेस के ऊपर, जिनको मद्देनजर रखते हुए हम उन चंद सेलेक्टेड बिजनेसेस पे पहुंचे, और जो हमने फिर इनमें से ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस की जो है वो हमने पिटीशंस भी फाइल की, हमने इसको जो है वो इनकी जो है वो इमिग्रेशन की प्रोसेसिंग बैकग्राउंड जो है वो भी चेक किए। तो उससे हमें ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो होने में मदद मिली कि ये सब ऐसे हैं जो बजट वाइज ठीक हैं, स्केलेबिलिटी वाइज ठीक हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं, पोटेंशियल बिजनेस का फ्लो जो है वो भी अच्छा है, और इसके साथ साथ आपका E2 को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो अब ये आपको हमने डिटेल से जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस क्या हो सकते हैं, आपको बिजनेस जो है वो पोटेंशियल, आपने जो बिजनेस परचेज करना है, एक्विजिट करना है, स्टार्ट करना है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। फिर उसके बाद जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं जिनको हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, उसकी डिटेल्स जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसमें सिर्फ एक लास्ट पे समराइज करेंगे पूरी डिस्कशन को। इसमें लास्ट पे जो है वो एक कॉमन जो सवाल मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि ये जो बिजनेसेस हैं, ठीक है जी, ये आपका सारी चीज़ें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कंसिडरेशन हैं, उसको तो मीट करे कि इन्वेस्टमेंट भी कम है, पोटेंशियल भी है, स्केलेबिलिटी भी है, प्रॉफिट मार्जिन भी हैं, लेकिन अब हमें चूंकि ऐसे बिजनेसेस मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है डायरेक्टली, तो उस चीज़ को हम जो है वो कैसे करेंगे, या यूएस की मार्केट का, लोकल मार्केट का जो है वो आइडिया नहीं है।
तो अगेन उसको सबसे पहले तो हम उससे मैच करेंगे कि डेफिनेटली इसको जो इनिशियल में मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया कि आपका इंटरेस्ट और जो पैशन है और जो स्किल्स हैं उसके साथ जरूर कोरिलेट करना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी क्राइटेरिया मैंने जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस मॉडल्स मैंने आपको बताया, जैसे कार वॉश है, क्लीनिंग है, मेड सर्विस है, रैंट सर्विस है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपके एग्जिस्टिंग पोटेंशियल को टच कर सकते हैं। अगर करते हैं, सूट करते हैं तो वेरी गुड, नहीं सूट करते तो फिर आप अपना बिजनेस का जो डिसीजन है वो फिर अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से और अपनी सिलेक्शन के हिसाब से लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, जो कि यूएस में चूंकि एक नई मार्केट है, नई कंट्री है, नए रेगुलेशन हैं, रूल्स हैं, आपको नहीं पता, जहाँ के जो लेबर लॉज हैं वो डिफरेंट हैं, जो क्लाइंट एक्विजिशन हैं वो डिफरेंट हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो डिफरेंट हैं, ऑपरेशनल जो प्रोसीजर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो उन सब की सपोर्ट के लिए हमारे पास जो है वो उसमें भी हम आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कंप्लीट कंसल्टिंग आपको चाहिए होगी, आपको ट्रेनिंग चाहिए या इवन आपको मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये हम आपको कंप्लीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, डिपेंडिंग आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको जब ये स्टार्टअप कंपनी करनी है तो उसके स्टार्टअप के एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेसेस हैं एवरी सिंगल बिजनेस के। कुछ में एक्सटर्नल अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, लाइसेंसेज हैं, रजिस्ट्रेशन हैं, टैक्स रजिस्ट्रेशन हैं, वो सब आपका जो प्रोसेसेस हैं वो तो हम सर्विस प्रोवाइड करते ही हैं। अगर आपको जो है वो अगर आप इन स्टार्टअप कंपनीज में, स्टार्टअप बिजनेसेस में परसू करना चाहते हैं। उसके अलावा जब आप इंशाल्लाह वीज़ा आपका जो है वो हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, पिटीशन अप्रूव हो जाती है, आप यूएस में लैंड कर जाते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर कंसल्टिंग चाहिए इनमें से किसी भी बिजनेस की, केस बिजनेस की ओवरऑल मार्केट स्टडी क्या है, इसका जो है वो ग्रोथ पोटेंशियल कैसे हैं उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में जहाँ पे आपने इस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है, तो वो जो उसकी कंप्लीट कंसल्टिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपने जब आप लैंड करते हो तो आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए, कंप्लीट लोकल नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप एक प्रॉपर बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए जो है वो रेडी हो जाए और आप जो है वो उसके सारे इन्स एंड आउट्स, प्रोज एंड कॉन्स और हिंड्रेंसेस और बेनिफिट्स और ऑब्स्टिकल्स जो है वो आप उसको जो है वो अच्छे से समझ सके। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आफ्टर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग किसी भी रीजन की वजह से बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जैसे जो डे टू डे एक्टिविटीज में खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते बिजनेस में, तो उनके लिए हम बिजनेस की मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जिसका मतलब ये है कि हम बिजनेस आपका है उसको ऑपरेट और मैनेज जो है वो हम कर रहे हैं। तो हम एज अ बिजनेस ऑपरेटर जो है वो बिजनेस को मैनेज भी करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, ग्रो करेंगे, ताकि आपके सर पे जो मेन जो हेडेक है, जो बर्डन है वो आपसे शेयर हो जाएगा, वो आपका हेडेक जो है वो नहीं रहेगा। तो ये कंप्लीट जो है वो कंसल्टिंग, ट्रेनिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस सारी पूरी वीडियो के बाद अब आप एक डिटेल के साथ एनालिसिस करने की पोजीशन में आ जाएंगे कि आपको कौन सा बिजनेस, कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो राइट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और किस बेस के ऊपर जो है वो आप अपना E2 जो फाइलिंग है उसको परसू करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद मजीद अगर आपको इसमें से कुछ भी मजीद आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, आपके कुछ सवालात हैं तो प्लीज़ फील फ्री। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, वेबसाइट एड्रेस भी मौजूद है। आप हमसे रब्ता कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए एंड विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।